एक पल के लिए ना इस स्थिति पर गौर करते हैं। मतलब एक फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है 2000 करोड़ का। शहर शहर में हाइप है, एडवांस बुकिंग्स फुल हैं, और जमीन पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि थिएटर्स के बाहर फैंस गुस्से में तोड़फोड़ कर रहे हैं। वही तो, क्योंकि फिल्म के प्रिंट्स ही नहीं पहुंचे हैं। एकदम। एक तरफ आसमान छूती हाइप का महल, और दूसरी तरफ बेसिक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पूरी तरह फेल। बिल्कुल। और यही दर्शाता है कि बाहर से जो इंडस्ट्री एकदम एक वेल ऑयल्ड मशीन लगती है, वो अंदर से कितनी केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ। हाइप क्रिएट करना एक अलग स्किल है, और उस स्केल को फिजिकली एग्जीक्यूट करना वो बिल्कुल अलग बात है। और इंडिया रिव्यू की जो ताज़ा हेडलाइंस और आर्टिकल्स आए ना, उनका धैर्य जब एक साथ रखकर देखा तो यही कॉन्ट्रास्ट सबसे ज्यादा उभार कर सामने आया। आज के इस गहरे विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मिशन यही है। एकदम सही। हम बात करेंगे नए 1000 और 2000 करोड़ वाले बॉक्स ऑफिस टाइटन्स की, और साथ ही उन अंडरग्राउंड करंट्स की, जैसे ओटीटी हो गया, वर्टिकल सीरीज और कास्टिंग डायनामिक्स, जो इस इंडस्ट्री की नींव को पूरी तरह से बदल रहे हैं। और कोई टेक्स्ट बुक ज्ञान नहीं होगा यहाँ, बस कॉफी हाउस जैसी सीधी, साफ और मजेदार चर्चा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत इन बॉक्स ऑफिस टाइटन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब स्केल वाकई मॉन्यूमेंटल हो चुका है। हाँ, हम अब 100 करोड़ या 200 करोड़ की बात ही नहीं कर रहे हैं। बेस लेवल ही शिफ्ट हो चुका है अब। बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। रणवीर सिंह का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। वो अपनी जनरेशन के अकेले ऐसे एक्टर बन गए हैं जो बैक टू बैक 1000 करोड़ ग्रोसिंग फिल्में दे रहे हैं। हाँ, पहले धुरंधर और अब धुरंधर द रिवेंज। एग्जैक्टली। किसी भी दूसरे कंटेम्प्रेरी के लिए इस पोजीशन तक पहुंचना अभी एक ख्वाब जैसा लग रहा है। देखिए, इसके पीछे एक खास मैकेनिज्म काम कर रहा है। ऑडियंस अब थिएटर्स में सिर्फ एक फिल्म देखने नहीं, बल्कि एक इवेंट का हिस्सा बनने आती है। इवेंट, हाँ सही वर्ड है। जब किसी प्रोजेक्ट में स्केल, इमोशन और नॉस्टैल्जिया का सही मिश्रण होता है ना, तो वो एक कल्चरल फिनोमेना बन जाता है, जिसे लोग मिस नहीं करना चाहते। और नॉस्टैल्जिया और इमोशन का इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है, ये धुरंधर द रिवेंज से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। डायरेक्टर आदित्य धार ने ओपनली पब्लिक से अपील की है, मार्वल स्टाइल पोस्ट क्रेडिट ट्विस्ट के लिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि प्लीज ठहरिए और स्पॉयलर्स लीक मत कीजिए। यहाँ तक कि फिल्म के टाइटल की लेगेसी भी लेट सतीश कौशिक से जुड़ी है, और एंड क्रेडिट्स में उनकी पत्नी को ट्रिब्यूट भी दिया गया है। ये इमोशनल कनेक्शन बहुत जरूरी होता है ऐसी मेगा फिल्म्स में। लेकिन यहीं पर फिगर्स थोड़े सुरियल होने लगते हैं। राम गोपाल वर्मा ने दावा किया है कि पब्लिक ओपिनियन चाहे जो भी हो, धुरंधर 2 2000 करोड़ कमाएगी। 2000 करोड़? हाँ, और उसके ठीक सामने पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो ओपनिंग डे पर 105 करोड़ कमाएगी एक दिन में। अब देखिए, जब 105 करोड़ पहले दिन आने की उम्मीद हो, तो मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो होना चाहिए। सही बात है। लेकिन रियलिटी में वही एरर सबसे बड़ा पीआर डिजास्टर बन रहा है। यही तो मेरा सवाल है। ये तो वही बात हुई ना कि किसी ने पूरे शहर में 5 स्टार मेगा डिनर का हल्ला मचाया, पर जब मेहमान पहुंचे तो पता चला किचन में गैस ही नहीं है। बिल्कुल यही हुआ। प्रिंट्स ना होने की वजह से पूरे इंडिया में प्री रिलीज शोज कैंसिल करने पड़े। आखिर इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चूक जाते हैं? क्या ये जो मेगा बजट्स हैं, ये बेसिक मैनेजमेंट फेलियर्स को छुपा रहे हैं? असल में ये एक लॉजिस्टिकल बॉटलनेक है, जिसे समझना जरूरी है। आजकल प्रिंट्स कोई फिजिकल रील के रूप में तो जाते नहीं है ना। हाँ, वो तो डिजिटल होता है सब। वही एन्क्रिप्टेड डिजिटल ड्राइव्स और सैटेलाइट कीज, जिसे केडीएम कहते हैं, उनके जरिए थिएटर्स तक पहुंचते हैं। जब एक फिल्म 2000 करोड़ प्रोजेक्ट करती है, तो पायरेसी से बचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कीज बिल्कुल आखिरी मिनट पर जनरेट की जाती हैं। ओह, मतलब आखिरी सेकंड का पैनिक? एग्जैक्टली। इस पैनिक में अगर एक सर्वर ग्लिच आ जाए या किसी एग्जिबिटर के पास सही डिक्रिप्शन की ना हो, तो पूरी चेन ही ब्रेक हो जाती है। फोकस मार्केटिंग पर इतना हैवी होता है कि टेक और डिस्ट्रीब्यूशन टाइमलाइन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मतलब दरवाजे पर 1000 करोड़ का लॉक लगाया है, पर चाबी आखिरी सेकंड तक बनाई ही नहीं। ये वाकई में कियोस है। और इस स्केल की सक्सेस और प्रेशर से एक और दिक्कत पैदा होती है। क्या? स्टार्स के आसपास बनने वाला वो एक बबल, जी, जो हमें हमारे दूसरे विषय की तरफ ले जाता है। सलमान खान के स्टारडम पर एक बड़ा दिलचस्प आर्टिकल आया है हाल ही में। अरे हाँ, जिसमें यस मैन की समस्या को पॉइंट आउट किया गया है। बिल्कुल। वो आर्टिकल ये आर्ग्यू करता है कि कैसे ये यस मैन, यानी जो हर बात में हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं, वो एक्चुअली एक मेगा स्टार के करियर को स्टैग्नेंट कर देते हैं। सही कहा। उन्हें ऐसी टीम या फिल्म मेकर्स की जरूरत है जो उन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकें, ना कि बस उनके हर एक डायलॉग पर तालियां बजाएं। देखिए,
एक मेगास्टार दरअसल किसी इंसान से ज्यादा एक मिनी कॉरपोरेशन की तरह ऑपरेट करता है। एक वॉकिंग इकोनॉमी। वही, एक 500 या 1000 करोड़ का इंसान। जब इतना बड़ा इकोसिस्टम एक अकेले स्टार पर निर्भर हो तो उनके आसपास एक सिक्योरिटी वॉल बनाई जाती है। ये ईगो का मसला बाद में आता है, रिस्क मैनेजमेंट पहले है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे? यस मैन, वही फायरवॉल हैं जो उन्हें नेगेटिव फीडबैक या फेलियर्स के झटकों से बचाते हैं। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि ये फायरवॉल उनकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को भी डल कर देती हैं धीरे धीरे। लेकिन इस लॉजिक पर मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ बताइए। एक तरफ हम कहते हैं कि ऑडियंस बड़ी स्मार्ट हो गई है, उन्हें फ्रेश कंटेंट चाहिए, और दूसरी तरफ यही मेगा स्टार्स अपने येसमैन वाले बबल में रहकर भी 1000 करोड़ की ओपनिंग ले आते हैं। अगर कंटेंट ही अल्टीमेट किंग है तो ये डिस्कनेक्ट क्यों है? ये डिस्कनेक्ट इसलिए है क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री एक ट्रांजिशनल फेज में है। स्टार अभी भी एक इनिशियल मैग्नेट का काम करता है। मतलब पहले वीकेंड की भीड़। सही टवा, वो पहले 3 दिन की भीड़ ला सकता है, पर कंटेंट उस भीड़ को हफ्ते भर सस्टेन करता है। और अब कंटेंट वाकई पावरफुल हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलाप जावेरी ने दिया है। ओह, वो एक दीवाने की दीवानियत वाला किस्सा। हाँ बिल्कुल वही। जिसमें मिलाप ने खुलासा किया कि ये फिल्म इनिशियली अभिषेक बच्चन ने कमीशन की थी, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट से हट गए थे और इसके बावजूद फिल्म बनी। वही तो, एक स्टार के बैकआउट करने पर अक्सर फिल्में डब्बे में चली जाती हैं। पर यहाँ उल्टा हुआ, फिल्म ने अपने बजट पर 4 गुना प्रॉफिट कमाया। वही ट्रांजिशन जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी। अब कंटेंट और इकोनॉमिक्स खुद अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। फिल्म का प्रॉफिट मॉडल इतना टाइट था कि स्टार फी ना होने की वजह से ब्रेक इवन जल्दी हो गया। ये तो काफी क्लियर लॉजिक है। हालांकि इस ट्रांजिशन का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है। रिस्क एपिटाइट कम हो गया है लोगों का। शगुन बत्रा ने कपूर एंड सन्स को याद करते हुए यही बात कही थी। हाँ, फवाद खान वाले रोल को लेकर। एग्जैक्टली। फवाद खान का उस कॉम्प्लेक्स रोल को करना उस वक्त जेनरस लग रहा था, पर बत्रा को खुद डाउट है कि क्या ऐसी न्यूएंस्ड फिल्म आज के पोलराइज्ड माहौल में बन भी सकती है या नहीं। हर कोई सेफ खेलना चाहता है क्योंकि पर्दे बड़े हैं और स्टेक्स बहुत हाई हैं। लेकिन इस बदलते माहौल में एक और ऐसी जगह है जहां पावर स्ट्रक्चर्स तेजी से डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं, जो हमें हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ लाता है। ओटीटी और वर्टिकल सीरीज की दुनिया। हाँ, और कास्टिंग की बदलती दुनिया, जहां असली फाउंडेशन का काम हो रहा है। अगर एक बड़ी बिल्डिंग की बात करें तो कास्टिंग डायरेक्टर्स उस बिल्डिंग की नींव होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में ये सवाल उठाया कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स कास्टिंग डायरेक्टर्स को लगातार इग्नोर क्यों करते हैं। मतलब हमारे अवार्ड्स का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे पेंटहाउस को सजाने वालों को तो ट्रॉफी दी जा रही हो, लेकिन जिसने नींव रखी उसे भूल गए। वही ना, जिसने उस बिल्डिंग को जमीन में मजबूती से खड़ा किया, उसके काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा। ये इग्नोरेंस सीधे तौर पर पुराने स्टार सिस्टम का एक हैंगओवर है, जहां माना जाता था कि फिल्म कास्टिंग से नहीं, बस लीड एक्टर के चेहरे से चलती है। लेकिन नए फॉर्मेट्स इस हैंगओवर को अब उतार रहे हैं। जैसा कि एक्टर हितेन तेजवानी ने एक स्टेटमेंट में कहा, वो वर्टिकल सीरीज के फॉर्मेट को लाइफ चेंजिंग बता रहे हैं। उनका मानना है कि इन छोटी फास्ट पेस सीरीज ने मार्केट खोल दिया है और अब सबको काम मिल रहा है। और करिश्मा सावंत ने भी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्टार्ट टू एंड कॉन्सेप्ट्स की बहुत तारीफ की है। कैसे? ट्रेडिशनल सिनेमा में फिल्म के बजट का लगभग 60-70% हिस्सा सिर्फ 1 या 2 मेगा स्टार्स की फीस में चला जाता है। बाकी बचे हिस्से में प्रोडक्शन और सपोर्टिंग कास्ट मैनेज करनी पड़ती है, जो कि बहुत खोड़ा अमाउंट बचता है। बिल्कुल। लेकिन वर्टिकल सीरीज या मिड लेवल ओटीटी शोज में बजट सीधा कंटेंट, राइटर्स और कास्टिंग पर लगता है। वहां पावर स्टार से शिफ्ट होकर कास्टिंग डायरेक्टर और कॉन्सेप्ट राइटर के हाथ में आ जाती है। इसीलिए नए चेहरों को इतने बड़े पैमाने पर काम मिल रहा है। और इसी क्रिएटिव आजादी की वजह से एक्टर्स और डायरेक्टर्स एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ वापस लौट रहे हैं। तापसी पन्नू और दिव्या दत्ता का ही उदाहरण देखिए। हाँ, दिव्या दत्ता ने डायरेक्टर शशांत शाह के चिरैया के लिए बहुत मेहनत की है। अपने डायलेक्ट और रूरल बॉडी लैंग्वेज पर उन्होंने पूरा फोकस किया है। ये एक विमेन सेंट्रिक नैरेटिव है, जहां कैरेक्टर ही असली हीरो है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए फॉर्मेट्स में ही अपडेट्स आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम तेलुगु डायरेक्टर हरीश शंकर ने साफ कह दिया कि वो अपनी आने वाली फिल्म्स में अपग्रेडिंग कर रहे हैं, पुराने टेम्पलेट्स को छोड़कर। नई पौरिया सबके लिए है, जो अपग्रेड करेगा वो आगे जाएगा। जैसे वरुण धवन ने कपिल शर्मा शो पर अपने सफर के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे वो करण जौहर के सेट पर एडी थे। हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर थे और वहां से उन्होंने डेब्यू तक का लंबा रास्ता तय किया। इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन इस एक्सपेंशन, इस डेमोक्रेटाइजेशन के साथ एक बड़ा मुद्दा जुड़ता है। विवाद। बिल्कुल।
जब कंटेंट बनाने की आज़ादी सबके पास है और उसे रियल टाइम में कंज्यूम करने और रिएक्ट करने की ताकत ग्लोबल ऑडियंस के पास है, तो टकराव लाजमी है। जो हमारे चौथे हिस्से का फोकस है, विवाद, कानून और सांस्कृतिक टकराव। और इस पर हम एब्सोल्युटली फैक्ट्स बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, बिना किसी का पक्ष लिए। टकराव अब क्रिएटिव आज़ादी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के ठीक बीच में खड़ा है। एकदम। अब जैसे नोरा फतेही का केडी द डेविल में एक गाना है, सार के चुना तेरी सार के। गाने के बाहर आते ही एक बड़ा पब्लिक बैकलैश शुरू हो गया। हाँ, काफी शोर मचा इस पर। अब यहाँ फैक्ट्स पर गौर करें। एक ही प्रोजेक्ट से जुड़े अलग अलग लोग बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में भाग रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रेम की पत्नी आगे आती हैं और गाने को पूरी तरह डिफेंड करती हैं। वो कहती हैं इसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है। लेकिन सिस्टम और बाकी टीम डिफेंसिव मोड में चली जाती है। हाँ, सीबीएफसी स्टेटमेंट जारी करता है कि मेकर्स ने उनसे क्लियरेंस ली ही नहीं थी। गाने के लिरिसिस्ट ने पब्लिक आके खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया है। यहां तक कि सिंगर ने भी इस कंट्रोवर्सी के बाद माफी मांग ली है। अजीब स्थिति है। समझ नहीं आता कि जब एक ही चीज पर एक तबका डिफेंड कर रहा है और दूसरा माफी मांग रहा है, तो आखिर सच क्या है? सच ये है कि पब्लिक फीडबैक लूप अब हफ्तों का नहीं रहा, सेकंड्स का हो गया है। पहले फिल्में रिलीज होती थी, खुतूत और लेटर्स के जरिए क्रिटिसिज्म आता था, आराम से हफ्ते 2 हफ्ते बाद। वही ना, आज किसी गाने के रिलीज होते ही इंटरनेट एक रियल टाइम जूरी बन जाता है। क्रिएटर्स के पास अभी तक इस रियल टाइम पब्लिक स्क्रूटनी को हैंडल करने का मैकेनिज्म ही नहीं है। इसीलिए प्रेशर पड़ते ही कैंप के अंदर से कोई माफी मांगता है, कोई डिफेंड करता है। तो क्या ये एक परमानेंट नया नॉर्मल बन चुका है? जैसे धुरंधर 2 से जैस्मिन सैंडलर्स का बोल्ड और एटीट्यूड भरा गाना मैं और तू आने वाला है जैसा माहौल है, किसी भी बोल्ड आवाज पर इंस्टेंटली कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। आर्ट और पब्लिक सेंटिमेंट हर मोड़ पर टकरा रहे हैं। पर एक बात देखिए, जहां पब्लिक सेंटिमेंट्स आग की तरह तेजी से फैलते हैं, वहीं कानूनी प्रोसेसेस अभी भी अपने ठंडे दिमाग और प्योर फैक्ट्स पर चलते हैं। जैसे राजपाल यादव वाला केस। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट का एक ताज़ा ऑब्जर्वेशन देखिए, जहां उन्होंने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में जेल भेजने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सिंपल शब्दों में कहा कि वो भाग नहीं रहे हैं। शोर शराबे के बीच कानून का ये शांत और ऑब्जेक्टिव रवैया देखकर थोड़ी राहत मिलती है। बिल्कुल, और इन भारी और थोड़े एग्जॉस्टिंग मुद्दों के बाद ऐसी राहत की वाकई जरूरत पड़ती है हम सबको। तो चलिए थोड़ी देर के लिए बॉक्स ऑफिस के हजारों करोड़ और कल्चर वॉर्स के शोर से थोड़ा दूर चलते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन उन हल्के फुल्के पर उतने ही दिलचस्प किस्सों के बारे में है जो इस इंडस्ट्री के असली ह्यूमन टच को जिंदा रखते हैं, जिससे हम कॉफी एंड कैमियोज कह सकते हैं। बड़ी हाइप के बाद जमीन पर आने का सबसे बेहतर तरीका। इन सब अपडेट्स को ध्यान से देखा जाए ना, तो लगता है कि 2000 करोड़ की प्रोजेक्शंस के बावजूद आखिर में इंसानियत, मिडिल क्लास वैल्यूज और नॉस्टैल्जिया ही सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। सही बात है। पहला किस्सा अपार शक्ति और आयुष्मान खुराना का है। अपार शक्ति ने बताया कि बचपन में होमवर्क ना करने पर उन्हें डस्टर से मार पड़ती थी। अरे बाप रे। और ये दोनों भाई जो ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पार्टीज और लाइफस्टाइल का इतना शोर है, उन्होंने आज तक अल्कोहल ट्राई नहीं की है। देखिए, कैमरा के पीछे का ये ग्राउंडेड नेचर ही उनकी ऑन स्क्रीन रिलेटेबिलिटी को और मजबूत करता है। और ग्राउंडेडनेस की बात निकली है तो सोबिता दुलीपाला की वेडिंग डिटेल्स पर गौर करते हैं। एक टॉप टियर स्टार की शादी और उन्होंने नई कस्टम ज्वेलरी बनवाने के बजाय अपनी फिल्म पोनियन सेल्वन की पुरानी ज्वेलरी रीयूज की। ये वाकई बहुत दिलचस्प था, और साथ ही उनके डिजाइनर ने ऐश्वर्या राय की प्रोफेशनलिज्म की यादें भी ताज़ा की। ये दिखाता है कि पर्सनल माइलस्टोन को एक ग्रैंड पीआर इवेंट बनाने के बजाय जब पर्सनल नॉस्टैल्जिया के साथ जोड़ा जाता है तो वो और ज्यादा प्रोफाउंड लगता है। वहीं आलिया भट्ट ने अपनी आने वाली स्पाई थ्रिलर अल्फा की हेवी शूटिंग के बीच अपना 33वां यानी 33rd बर्थडे बहुत ही आराम से अपने पति रणबीर और बेटी राहा के साथ मनाया। ग्लैमर तो अपनी जगह है, पर कोर ह्यूमन कनेक्शन हमेशा डोमिनेंट रहता है। सही कहा। और ह्यूमन इमोशंस की बात हो तो बोनी कपूर की ताज़ा खबर बहुत दिल को छूती है। उन्होंने अपना 26 किलो वजन घटाया है। 26 किलो, ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और बहुत इमोशनल होकर उन्होंने कहा कि अगर श्रीदेवी उन्हें आज इतना फिट देखती तो बहुत खुश होती। यही नॉस्टैल्जिया तो है जो हमें बांध कर रखता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ फिल्म सेट्स पर भी ट्रांजिशंस चल रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने अपनी फैंटेसी कॉमेडी नागजिला की शूटिंग रैप अप कर ली है। और अनिल कपूर लगातार अपने नए अवतार में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सुना है वो JR&TR की ड्रैगन में विलेन का रोल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ड्रैगन की रिलीज कुछ डिले हो सकती है। हाँ, वक्त लग सकता है उसमें। और जहां तक बॉलीवुड की पुरानी आदतों की बात है, मतलब सुपरस्टिशन और न्यूमरोलॉजी, वो अभी भी जिंदा है।
सूरज बड़जात्या की नई फिल्म का नाम ये प्रेम मोहलिया से बदलकर ये प्रेम मोह माया है हो गया है। टाइटल चेंज। हाँ, ये मुझे सलमान खान की उस आने वाली फिल्म की याद दिलाता है जिसने अपनी टाइटल स्ट्रैटेजी चेंज करके नया टीजर मे वॉर रेस्ट इन पीस की टैगलाइन के साथ निकाला था। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती, चाहे प्लेटफॉर्म्स कितने भी नए क्यों ना आ जाए। प्लेटफॉर्म्स की बात की है तो ओटीटी के बाइट्स भी एक ही जगह कंसोलिडेट कर लेते हैं क्योंकि वहां मूवमेंट कम नहीं है जरा भी। यूट्यूब पे टीवीएफ अपना जलवा बिखेर रहा है उनकी नई सीरीज हेडशॉट के साथ। और नेटफ्लिक्स पर दो बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ यामी गौतम अपनी सिग्नेचर नो नॉनसेंस रोल्स से लीड कर रही हैं, और दूसरी तरफ हेलो बच्चों जैसे शोज हार्डकोर देसी कलेश का पूरा रस दे रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड क्रॉसओवर में हीटेड राइवलरी वाले एक्टर हडसन विलियम्स किसी एमसीयू एक्ट्रेस के साथ एक नया शो लेकर आ रहे हैं। और टेलीविजन और रियलिटी स्पेस में भी एनर्जी कम नहीं है। बिग बॉस 18 रियूनियन में चमदरंग का शिल्पा शिरोडकर को प्यार से पागल औरत कहना हो या मृणाल ठाकुर का लॉफ्टर शेफ के सेट्स पर आना, एक अजीब सा एनर्जेटिक ब्लर है ये सब। असल में इंडस्ट्री के हर टियर पर काम चल रहा है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज दरअसल वही वर्टिकल इकोनॉमिक्स का नतीजा है जिनकी हमने पहले बात की थी। एग्जैक्टली। और इस पूरे इकोसिस्टम के बीच रामचरण की भी एक छोटी सी लेकिन हार्टवार्मिंग न्यूज आई जहां उन्होंने क्रिकेटर तिलक वर्मा को एक साइंड बैट गिफ्ट किया। फिल्म और क्रिकेट एक साथ, बिल्कुल क्लासिक इंडियन कॉम्बिनेशन। दोनों ही हमारे देश में धर्म की तरह माने जाते हैं। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के लिए जो सबसे पावरफुल नोट मेरे दिमाग में बैठ गया ना, वो बॉलीवुड से नहीं बल्कि शार्क टैंक इंडिया से आया है। ओह, आप उस 20 साल की एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, एक 20 साल की लड़की जिसने 6 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया है, पर उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो 300 महिलाओं को रोजगार दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अनुपम मित्तल ने उसकी पिच सुनकर कहा, यही तो मित्तल की बात है। उस स्टेटमेंट में एक अजीब सी वैलिडेशन थी उस नए सिस्टम की जो बिना किसी शोर के खड़ा किया जा रहा है। अगर दोनों चीजों को साथ रखकर देखा जाए तो कॉन्ट्रास्ट बहुत स्ट्राइकिंग है। एक तरफ हम बॉक्स ऑफिस नंबर्स और येस मैन के सेफ्टी बबल्स पर डिबेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां एक्चुअल जमीन पर लोगों को आगे बढ़ाने वाले मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं। यही एक विचार है जिस पर थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है। हमारा पूरा ध्यान अक्सर इन हजारों करोड़ के प्रोजेक्शंस और बॉक्स ऑफिस हाइप पर अटका रहता है, पर शायद सिनेमा और एंटरटेनमेंट का असली भविष्य उन छोटे स्क्रीन्स और वर्टिकल सीरीज बनाने वालों के पास है, या फिर उन कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास है जो जमीन से नया टैलेंट ढूंढ कर ला रहे हैं, या फिर उस शार्क टैंक की 20 साल की एंटरप्रेन्योर जैसी सोच के पास है जो अकेले 300 परिवारों की आमदनी का जरिया बन रही है। शायद आने वाले वक्त में सुपरस्टार होने की परिभाषा सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि किसी की फिल्म कितना कमाती है, बल्कि इस बात से तय होगी कि किसी ने अपने आसपास कितने और लोगों को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, हाइप अपनी जगह है, पर जो इम्पैक्ट जमीन पर महसूस होता है वही असली लेगेसी बनता है। तो अगली बार जब किसी मेगा बजट फिल्म का 2000 करोड़ का पोस्टर सामने आए तो इस बात पर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि क्या उसकी फाउंडेशन में उन अनसंग हीरोज के लिए कोई जगह है। इस नए आयाम पर विचार करना लाजमी है। सही बात है। हेडलाइन से हार्टबीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।